नमस्कार, मधुर जिंदगी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम किसी पाठ पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज हम ये जानेंगे कि हमें असाइनमेंट किस तरीके से बनाना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न आता है कि असाइनमेंट में क्या लिखें, कैसे लिखें, अपने उत्तर को कैसे हम प्रभावशाली बनाएं कि हमें अच्छे नंबर मिल सकें। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें हैं जिन्हें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो प्रभावशाली बनेगा और उसका असर हमारे नंबरों पर भी डेफिनेटली पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि असाइनमेंट को एक महत्वपूर्ण काम के लिए काम की तरह समझा जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है असाइनमेंट जब हमारे पास आते हैं तो बहुत लापरवाही से वो बनाए जाते हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि असाइनमेंट को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि असाइनमेंट को सीरियसली लेना सीखिए। इसमें आप इस बात को ध्यान में रखिए कि जिस तरीके से हमारे लिए फाइनल एग्ज़ाम्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे उसमें हमें जितने नंबर मिलते हैं वो नंबर हमारी परसेंटेज को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, उसी तरीके से असाइनमेंट भी उन नंबरों को और अधिक बढ़ाने में आपकी सहायता करते हैं और असाइनमेंट के नंबरों के आधार पर परसेंटेज अप या डाउन जाती है। तो सबसे पहली चीज़ असाइनमेंट्स को बहुत सीरियसली लेना सीखिए। दूसरी चीज़, जब हम असाइनमेंट करते हैं तो असाइनमेंट करते समय सबसे पहली ज़रूरत होती है कि हमें अपने प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। जो असाइनमेंट हमारे पास आते हैं उनमें से कई असाइनमेंट हमें इस तरीके के देखने को मिलते हैं जिसमें बच्चा प्रश्न को समझा ही नहीं होता है और वो उत्तर में जो बातें लिखता है उसका संबंध प्रश्न से बिल्कुल नहीं होता। तो आप जब भी अपना उत्तर लिखना शुरू करें उससे पहले आप अपने प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कभी कभी होता है कि विद्यार्थी अपने प्रश्न को खुद ब खुद समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी किसी प्रश्न को समझने में कठिनाई आती है। तो उस स्थिति में आप अपने टीचर्स से कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए और अपनी एक समझ पहले उस प्रश्न पर बनाइए, उसके बाद आप उत्तर लिखना शुरू कीजिए। जब आप अपने प्रश्न को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो उसके बाद जो अगली ज़रूरत हमारे सामने आती है वो ये आती है कि हमें अपने उत्तर को फ्रेम किस तरीके से करना है। उस फ्रेम करने में हमें अपने उत्तर में कौन कौन से बिंदुओं को डालना है, किन किन पॉइंट्स पर हमें अपने उत्तर में चर्चा करनी है, उन बिंदुओं को या तो हम किसी रफ़ कॉपी में लिख लें, रफ़ शीट में लिख लें, या फिर कभी कभी हम उसे अपने दिमाग में भी रख सकते हैं। इसी तरीके से जिन बिंदुओं को हम रख रहे हैं उन बिंदुओं का क्या क्रम होना चाहिए, इस क्रम को आप निर्धारित कर लीजिए उत्तर लिखने से पहले ही। जब हम लिखते लिखते अपने प्रश्नों को याद करते हुए लिख रहे होते हैं तब क्या होता है कि कभी कभी दो अलग अलग बिंदुओं के बीच में कोई कनेक्शन हमें नज़र नहीं आता। हालांकि दोनों ही बिंदु लिखने ज़रूरी हैं, लेकिन उनको लिखा कहाँ जाना चाहिए ये चीज़ वहाँ पर दिखाई नहीं देती। उससे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि स्टूडेंट को ये समझ ही नहीं है कि वो अपने बिंदुओं को किस तरीके से अरेंज करे और कौन सी बात कहाँ पर रखने की ज़रूरत है। तो दूसरी बात क्या हो गई इम्पॉर्टेंट कि हमें जो भी बिंदु अपने उत्तर में शामिल करने हैं उन बिंदुओं को हमें अलग से लिख लेना चाहिए। अगली बात जो हमें ध्यान रखनी है अपना उत्तर लिखते समय वो ये कि जब भी हम उत्तर लिखें तो सबसे पहले हम प्रश्न पर डायरेक्ट लिखने की बजाय उसकी एक छोटी सी भूमिका लिखनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। जिस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका नाम, उसका परिचय जान लेना हमारे लिए ज़रूरी होता है, उसी तरीके से जब हम किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे होते हैं तो उस उत्तर में एक परिचय देना, एक भूमिका देना, उस प्रश्न से अपनी बात को जोड़ लेने का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो हमें सबसे पहले अपना उत्तर लिखते समय एक भूमिका लिखनी चाहिए। भूमिका लिखते समय हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जब हम भूमिका लिख रहे हैं तो भूमिका की शुरुआत या तो जिस रचनाकार पर प्रश्न पूछा गया उससे शुरू होनी चाहिए, वो किस युग के हैं या तो उससे शुरू होनी चाहिए, या जिस रचना से है उस रचना से शुरू होना चाहिए। भूमिका बहुत लंबी नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि हम कई असाइनमेंट्स को जब चेक करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चा जो असाइनमेंट लिखता है उसमें से कम 1-1, 1.5 पेज की भूमिका बच्चा लिख देता है।
उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन उससे एक नुकसान ये ज़रूर हो जाता है कि आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखनी हैं वो शायद बाद में लिखने वाली चीज़ें आपकी छूट जाती हैं। और असाइनमेंट को हमेशा इस दृष्टि से बनाना चाहिए कि जो आंसर हम असाइनमेंट में लिख रहे हैं वही हम एग्ज़ाम में भी लिख सकें। तो एग्ज़ाम में आंसर लिखने की मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 20 से 30 मिनट की होती है। 30 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, 20 मिनट में आंसर आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। तो जितना हम उस टाइम लिमिट में लिख सके हमें उतना लिखना चाहिए। तो और उसी के आधार पर हमें भूमिका का भी निर्धारण करना चाहिए कि हमें भूमिका कितनी लिखनी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भूमिका लिखने के लिए आपके लिए एक पैराग्राफ काफ़ी होता है जिसमें कि आप भूमिका लिख सकते हैं, और उसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को ही सिर्फ शामिल कीजिए जो कि एक इंट्रोडक्शन के रूप में लिखा जाना चाहिए। इसके बाद जब उत्तर लिखा जाए तो उत्तर लिखने जब आप अपने बिंदु पहले से ही निर्धारित कर लेंगे तब आप अनावश्यक लिखने से बच जाएंगे। कई कॉपीज़ में हमारे पास जो उत्तर लिखे हुए आते हैं उनमें हम ये देखते हैं कि बच्चे बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें लिखते हैं जिनके लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। उदाहरण के तौर पर कई बच्चे लिखते समय कभी कभी भूमिका में भी ये लिख देते हैं, कभी कभी अपना जो उत्तर जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ पर भी इस चीज़ को लिख देते हैं कि कवि का जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था। इन सब चीज़ों को लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप इन सब चीज़ों को लिख भी रहे हैं तो आप उसको भूमिका में बहुत शॉर्ट में आप लिख लीजिए। वैसे आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका काम इससे चल जाएगा, तब तक जब तक कि आपसे प्रश्न में ही ये ना पूछा गया हो कि किसी लेखक का नाम लिखकर कि उनका जीवन परिचय बताइए, तब तक आप इन चीज़ों को नहीं लिखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इन सब चीज़ों को लिखने में बहुत सारा समय बच्चे बर्बाद कर देते हैं, जो कि आगे जो चीज़ें लिखनी होती हैं उनके लिए समय फिर नहीं रहता है। तो अगली बात मैंने आपको ये बताई है कि हमें अनावश्यक बातें लिखने से बचना चाहिए। आगे जब हम अपने बिंदुओं को लिखना शुरू कर देते हैं अपने उत्तर में, तो उन बिंदुओं को लिखते हुए हमें हर बिंदु से संबंधित अपने पाठ में से कुछ ना कुछ उदाहरण ज़रूर देने चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि बच्चे ने आंसर लिखते समय मूल पाठ को पढ़ा है और उसको पढ़ते हुए ही उसने अपना उत्तर तैयार किया है। तो हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें अपने उत्तर में अपने बिंदुओं से संबंधित उदाहरण ज़रूर देने चाहिए, और ये उदाहरण जिस भी पाठ में से आपको प्रश्न दिया गया है उन्हीं में से ही उनकी पंक्तियों को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखकर हम वहाँ उदाहरण स्वरूप लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण बात है वो है उद्धरण लिखना। उद्धरण का क्या मतलब है कि हम पर्टिकुलरली जिस विषय पर अपना उत्तर लिख रहे हैं उस विषय से संबंधित किसी अन्य विद्वान ने अपनी किसी पुस्तक में कोई महत्वपूर्ण बात लिखी हो उस विषय से संबंधित, तो उन पंक्तियों को हम उद्धरण के रूप में अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं। उद्धरणों को हम लेखक के नाम के साथ, जिस लेखक ने लिखा है उस लेखक के नाम के साथ इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। और बहुत अच्छा होता है कि अगर हम लिख दें कि हमने ये किस किताब से लिया है, किस पेज नंबर से लिया है, लेकिन अगर आप ये नहीं लिख पाते हैं तो आप इन्वर्टेड कॉमास में अपनी जो है कोटेशन को वहाँ पर कोट कर दीजिए, उद्धरण को वहाँ पर लिख दीजिए। इसमें एक समस्या ये आती है कि कभी कभी बच्चा पूरा उद्धरण याद नहीं रख पाता, लेकिन उसे ये याद रहता है कि उस उद्धरण में क्या बात बोली गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में हम उस उद्धरण को अपनी भाषा में लिखते हुए सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में हम उसे लिख सकते हैं। जब हम अपने उत्तर में उदाहरण और उद्धरण शामिल करते हैं तो हमारा उत्तर दूसरे उत्तरों की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली बनता है जिनमें ये नहीं लिखे गए होते हैं। इसके बाद उद्धरण हमने लिख लिए, हमने उदाहरण भी शामिल कर लिए, भूमिका भी लिख ली और हमारा आंसर भी हमने पूरा कर लिया, सभी बिंदु हमने शामिल कर दिए। तो अब इम्पॉर्टेंट बात क्या रह जाती है? अब इम्पॉर्टेंट बात ये रह जाती है कि हमें अंत में उसका एक निष्कर्ष भी लिखना ज़रूरी होता है।
ज़्यादातर बच्चे अपना आंसर, अपने पॉइंट लिखकर ख़त्म कर देते हैं, वो आंसर अधूरा आंसर लगता है। इसलिए जिस तरीके से भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है लिखनी, उसी तरीके से निष्कर्ष लिखना भी बहुत ज़रूरी है। निष्कर्ष लिखते समय भी हमें एक दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। निष्कर्ष जो हम लिख रहे हैं वो निष्कर्ष सिर्फ निष्कर्ष की एक हेडिंग डालकर और एक पैराग्राफ लिखना मात्र नहीं होता, बल्कि निष्कर्ष में हमने अपने उत्तर में जितने भी बिंदु शामिल किए हैं उन सारे बिंदुओं का एक निचोड़ होना चाहिए, उनका एक सार रूप होना चाहिए, जो कि एक पैराग्राफ में हमें लिखना होता है। जब हम ये लिखते हैं निष्कर्ष, जब हम लिखते हैं तो निष्कर्ष को लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिन बिंदुओं को हमने ऊपर अपने उत्तर में शामिल किया है उन बिंदुओं के भीतर क्या महत्वपूर्ण बात हमने लिखी है, उन महत्वपूर्ण बातों को वहाँ पर आप सार स्वरूप निष्कर्ष में, एक छोटा सा निष्कर्ष में आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष लिखते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहली बात कि हमें निष्कर्ष बहुत बड़ा नहीं लिखना है। निष्कर्ष हमारे उत्तर पर आधारित होना चाहिए। हमने अपने उत्तर में जितने भी बिंदु शामिल किए हैं उन बिंदुओं पर ही आधारित हमारा निष्कर्ष होना चाहिए। इसके साथ साथ हमने अपने उत्तर में जो भी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं उन महत्वपूर्ण बातों को अपने निष्कर्ष में ज़रूर शामिल करें, तो इससे आपका निष्कर्ष जो है एक प्रभावशाली बनेगा और एग्ज़ामिनर को उसको पढ़ते हुए ये समझ में आएगा कि आपने अपने उत्तर में कितने ध्यानपूर्वक कितनी चीज़ें इसमें शामिल की हैं। तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके नंबर डेफिनेटली अच्छे आएंगे। और तो जिन बातों का हमें ध्यान रखना है अपना असाइनमेंट बनाते हुए, वो सबसे पहली बात है कि हमें अपने असाइनमेंट के प्रश्न को अच्छी तरह समझना है। नंबर 2, हमें जो महत्वपूर्ण बिंदु अपने उत्तर में शामिल करने हैं उन बिंदुओं को हमें अलग से लिख लेना चाहिए पहले ही, या फिर अपने दिमाग में रखना चाहिए, फिर उसी क्रम से हमें अपना उत्तर लिखना चाहिए। हमें अपना उत्तर लिखने से पहले हमें एक पैराग्राफ के रूप में एक भूमिका ज़रूर लिखनी चाहिए अपने उत्तर की, अपने प्रश्न को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद हमारा जो उत्तर होना चाहिए वो प्रश्न पर केंद्रित होना चाहिए, इधर उधर की अनावश्यक बातें उसमें शामिल नहीं करनी चाहिए। जितना पूछा गया है उतना ही आपको बताना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी बिंदु अपने उत्तर में शामिल कर रहे हैं उससे संबंधित, पाठ से संबंधित, पाठ में से ही आप कुछ उदाहरण उसमें ज़रूर शामिल कीजिए। उदाहरण के साथ साथ आप अच्छे विद्वानों की, जिन्होंने उस विषय पर अपनी राय रखी हो किसी पुस्तक में, उन पंक्तियों को उद्धरण के स्वरूप में आपको वहाँ पर लिखना चाहिए, उद्धरण के रूप में। इसके साथ साथ आपको एक अच्छा निष्कर्ष ज़रूर लिखना चाहिए। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे, इन बिंदुओं को आगे अपने असाइनमेंट बनाते हुए ध्यान में रखेंगे, तो डेफिनेटली आपके नंबर अच्छे आएंगे। और असाइनमेंट के नंबर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं आपकी परसेंटेज को अप और डाउन करने में, क्योंकि टोटल 100 नंबर के प्रश्न पत्र में एग्ज़ाम में आपके 75 नंबर आपके फाइनल एग्ज़ाम के होते हैं और 25 नंबर आपके असाइनमेंट के होते हैं, और 25 नंबर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं परसेंटेज को अप या डाउन करने में। तो इन 25 नंबर का ये जो असाइनमेंट आपको दिया जाता है करने के लिए, इसको सीरियसली कीजिए, समझ कर कीजिए और अच्छे से इसे बना कर दीजिए, ताकि आपके काफ़ी अच्छे नंबर असाइनमेंट में आ जाए और फिर आपके जो नंबर आप फाइनल एग्ज़ाम में लेकर आते हैं वो दोनों जब एक साथ मिले तो आपकी परसेंटेज अच्छी आए, और परसेंटेज अच्छी आनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अगले अपने असाइनमेंट में मेरी बताई गई इन बातों को ध्यान में रखेंगे और अच्छे नंबर लेकर आएंगे। आप सभी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।